चलिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 40। हालांकि आप लाइन में देख रहे हो तो अच्छा है। टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरो रिबो डाइक्लोरो बिस इथिलीन डाइअमाइन रोहोडियम 3। अब देखो, IUPAC नोमेनक्लेचर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाया है। अब ये मत सोचना कि सर आपने क्लोराइडो करवाया था और इसमें क्लोरो लिखा है। ये क्या होगा कि इन लोगों ने अपने तरीके से दे दिया होगा, बाकी हम जब चूज़ करेंगे तब क्लोराइडो चूज़ ही करेंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने हमें दिया क्या है? रोहोडियम मतलब RH, डाइक्लोरो Cl2, 20 इथिलीन डाइएमाइन। आपको याद हो तो H2NCH2CH2NH2, और ये कितनी टाइम है? 20 मतलब 2, और ऑक्सीडेशन नंबर है रोहोडियम का 3, मतलब यहाँ होगा -1 + 1। ओके, चलो ये इस तरह दिया होगा। अब हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने ऑर्गेनिक में देखा है कायरल कार्बन हो तो ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब इसमें से कहाँ से ये लोग ला के खड़ा कर दिया हो सकता है। अब देखो RH, आपको पता हो तो मैंने आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी करवाया है। ये इथिलीन 1 डाइएमाइन को EN लिख सकते हैं, तो मैं जल्दी लिखने के लिए इसे 2 बार इसे EN रिप्रेजेंट करूँगा। तो सोचो कि EN थ्रू एक बॉन्ड और EN थ्रू एक दूसरा बॉन्ड, ये EN के 2 बॉन्ड दोनों नाइट्रोजन ने बनाए। ओके, 2 EN हैं तो दोनों के बॉन्ड इस तरह हम दिखा रहे हैं। अब क्लोरीन अबोव एंड बिलो, ये जो इसका फॉर्म है बेटा, ये ट्रांस फॉर्म है। इसे सीस की तरह लिखना हो तो RHEN ये सीस फॉर्म अवेलेबल है। अब इसके अंदर आप लिख के रखना, शायद आप पढ़ के आए होंगे ये, जब आपने पहली बार कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा तब आपने ये देखा होगा। अब इसके अंदर जो ये ट्रांसफॉर्म है ना, इसे आप बीच से काट दो तो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। अब इसमें मत कहना कि इसमें अवेलेबल है, नहीं है। और ये जो सीस फॉर्म है वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप इसकी मिरर इमेज निकालोगे, इसकी मिरर इमेज क्या आएगी? चलो वो भी दिखा दूँ आपको। इसकी मिरर इमेज क्या आएगी? RH, ये वाला इस साइड, ये वाला उस साइड। Cl अप है तो वो तो अप वाला अप ही रहेगा, डाउन वाला डाउन ही रहेगा। जिससे आप आईने में खड़े रहो, हेड ऊपर लेग नीचे, वो तो वही रहेंगे। हाँ, लेफ्ट राइट बदल जाएंगे उसी तरह। तो ये मिरर इमेज ही नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है ये, जबकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो D फॉर्म एंड L फॉर्म, इसके 2 आइसोमर्स मिलेंगे। किसके? सीस फॉर्म के। इसका कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, तो इसका 1 आइसोमर मिलेगा। इसका मतलब हुआ 1 और 2, तो टोटल कितने आइसोमर मिलेंगे इसके? हमें 3। मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा था। अभी तक अलग अलग तरीके से पूछा गया है, पर मैं चाहता था कि आपको ये समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्ड बेस, एक टॉपिक रह गया था मेरे दिमाग में, घूमता ही रहता था। मैंने हार्ड एंड सॉफ्ट, बेस एंड एसिड आपको करवाया ही नहीं था। तो मैंने इसकी थोड़ी थियरीज निकाली है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, थियरी 3 स्लाइड की है, हाँ, पर प्लीज़
हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड पूरे लिख लेना। और इसमें मैं अभी समझा दे रहा हूँ, अब कितनी आपको इतनी जल्दी समझ में आएगा वो मुझे नहीं पता, पर ये याद रख लेना प्लीज़, एक क्वेश्चन होता है। अब सॉफ्ट लुईस बेस किसे कहेंगे? तो विच डोनर एटम आर इजीली पोलराइज्ड? डोनर एटम जो होगा जिसको आप इजीली पोलराइज बना सको। और याद करो, पोलराइजिंग वाला एक दिन टॉपिक करवाया था मैंने कि पोलराइजिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। तो डोनर एटम जो इजीली पोलराइज्ड हो और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये दो साइन है उसको पहचानने की। हार्ड लुईस बेस जो होगे वो डोनर एटम हैव ए लो पोलराइजिबिलिटी होगी और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो जनरली ज़्यादा होगी। अब एक एग्जांपल दिया है जैसे कि FClBrI। अब हार्ड बेस देखो H2O OH माइनस एसीटेट या RO माइनस अल्कोक्साइड कह सकते हो, R2O ईथर है, फॉस्फेट है, Cl परक्लोरिक है, ROH अल्कोहल है, Cl माइनस। तो ये सब मैं बोल नहीं रहा पर इसे लिख लेना। कहा क्या है हार्ड लुईस बेस के लिए? डोनर एटम इजीली पोलराइज, जो इजीली पोलराइज हो सकते हैं। तो ये सब ऐसे है कि जो इजीली पोलराइज्ड हो गए और साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजिबिलिटी। देखो Cl यहाँ पर डाला है ना, तो हैव अ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। हालांकि ये सब के सब रूल इसमें बैठेंगे नहीं, ये मत सोचना, पर ये प्लीज़ ये सब के सब लर्न करो। हार्ड एसिड क्या है? तो डी इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर नहीं होंगे, नो डी इलेक्ट्रॉन, वहाँ से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंस द डी ऑर्बिटल्स आर आइदर वैकेंट, अगर होगी तो वो वैकेंट होगी या तो होगी ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट। स्मॉल इन साइज, उसकी साइज छोटी होगी। आर द मोस्टली लाइट मेटल आयन जनरली एसोसिएटेड विथ हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जिसके प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो वो वाले। और ये सब देखो हार्ड एसिड्स है, ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रॉन खाना ही चाहेंगे, है ना, सबके सब। तो आप उससे इसको अलग कर सकते हो। और सॉफ्ट एसिड क्या है? तो नियरली इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन फुल हो गए बस। तो हार्ड और सॉफ्ट एसिड को आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज हो गए, वो साइज में छोटे थे। इजीली पोलराइजेबल होगा, पोलराइजेबिलिटी इसकी। मोस्टली हैवी मेटल्स जिसकी एटॉमिक मास ज़्यादा होगी, देखो इसमें Ag, Au, Tl, Hg, Pd ऐसे ही है। तो जिसका मास ज़्यादा हैवी मेटल्स हैं, तो ये चारों प्लीज़ मैं आपको विनंती करूँगा कि करना। अब आपको पूछा क्या है इसके अंदर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्ड बेस अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस। तो हार्ड बेस कहाँ गया आपका? ये वाले हार्ड बेस है, देखिए। और ऑप्शन देखिए आपको Cn माइनस N2H4 ClO4 H2O। देखो इसमें जो Cn माइनस है ना, देखो सॉफ्ट बेस है, पहला ही दिया है। प्लीज़ मेरी विनंती है इसे लिख के रट लेना। एक्सरे वेवलेंथ 1.537 into 10⁻⁻10 meter diffract at a certain angle from 111 plane of a crystal. Given the unit length as 4.05 into 10⁻10 meter and that is its first order diffraction, the diffraction angle is। ब्रेग मुझे पढ़ाना बाकी रह गया था, वो ब्रेग पढ़ाने के लिए ही मैं यहाँ लाया हूँ इसे। अब देखो ब्रेग में ये एक क्रिस्टल आपने पढ़ा है, उसमें कहीं आपने पढ़ा होगा कि क्रिस्टल के अलग अलग लेयर्स होते हैं। तो ये जो क्रिस्टल के दो लेयर है और यहाँ पर एक रे और दूसरा रे इस तरह डाला है कि इनके एंगल्स बन रहे हैं, थीटा दिखाया है। देखो ये दोनों सेम हो गए, वो फिजिक्स के हिसाब से ये दोनों सेम हो गए। तो इसकी आपको मुझे यही पढ़ाना है कि ब्रेग का इक्वेशन ये है, ब्रेग की इक्वेशन यही वाली है कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा,
जिसमें आपको n जो है वो ऑर्डर है। देखो n जो है वो ऑर्डर है, n की वैल्यू 1 2 3। फिर लैम्बडा आपको पता है कि वो वेवलेंथ है। ओके, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि हाँ d क्या है, तो d निकालने की फॉर्मूला है HKL, शायद आपको पता होगी, √h² प्लस k² प्लस l²। इस तरह हम इसके d निकाल सकते हैं। ओके, चलिए इस वाले में तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसके अंदर, n लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब n मैंने क्या कहा कि n क्या है इसके अंदर, ऑर्डर, और ऑर्डर इसमें बोला था कहीं पर, मैंने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर। देखो तो n इज इक्वल टू 1 होगा, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, ये देखो वेवलेंथ हमें दिया है 1.537 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 2 इंटू डी के लिए मैंने क्या कहा फॉर्मूला, d इज इक्वल टू √h² प्लस k² प्लस l²। और यहाँ देखो आपको बोला गया है 1 1 1 प्लेन का दे दिया है, तो हम क्या लिखेंगे 1² प्लस 1² प्लस 1², तो ये क्या होगा √3 होगा, तो √3 साइन थीटा। ओके, अब 1.537 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 2 √3 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो मेरे पास ये वीडियो बनाने में ये टाइम नहीं है, आप इसके कैलकुलेशन कर सकते हो तो करना, मैं आपको आंसर कह दूं कि थीटा जब निकालोगे तो 19.50 आपको आंसर मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा 19.50। ओह वेरी क्लोज है, तो एक काम करो, तो सी नहीं, ये 19 पॉइंट समथिंग दिया है, तो हम क्या चूज़ करेंगे, क्योंकि 19.15 आंसर मिलेगा तो 19.2 हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये ब्रेक, आपको इसमें से कुछ काम नहीं है। हाँ ठीक, पथ डिफ्रैक्शन n लैम्बडा होता है, ऐसा को जब शुद्ध लिखना हो तो लिख लेना, बाकी काम ये है फॉर्मूला क्या है हमारी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये हमारी क्या है फॉर्मूला। कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल वाइब्रेशन टू बी IR एक्टिव, IR और रामन दोनों को कंपेयर करके चलो, मैंने निकाल लिया है। अब आपको याद रखना है, सिंपल ही बना दिया है कि जो IR एक्टिव कंपाउंड होंगे उसकी डाइपोल मोमेंट का जो चेंज होगा, मतलब अगर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है बराबर ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, तो ये समझ लो कि वो IR एक्टिव है। पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब जैसे कि मैं ये कहूँ कि HCl के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ऐसी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं, जब रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट हो तब उसकी डाइपोल मोमेंट में चेंजेस आने चाहिए। अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है, डाइपोल मोमेंट का चेंज ज़ीरो नहीं है, मतलब डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, कंपाउंड IR एक्टिव है। In a molecule with a center of symmetry, it is seen to vibration that are Raman active। अगर किसी कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ओके, IR इनएक्टिव, तो वो IR इनएक्टिव है और रामन में एक्टिव है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक CO2 में आपको मिलेगा। For complex molecule that has no symmetry except identity element, all of normal modes are active in both। ये कॉम्प्लेक्स के लिए कहा है, कॉम्प्लेक्स में उल्टा नहीं है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर रामन और IR दोनों हैं, वो जनरली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। मुझे जितना मिला मैंने लिख लिया, ये रामन के कुछ टॉपिक है और ये IR के कुछ टॉपिक है, और दोनों एक दूसरे से अलग है। जैसे कि इट इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, जबकि इसमें क्या कहा है, इट इज़ द रिजल्ट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एक में स्कैटरिंग हो रहा है, इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। द वाइब्रेशन इज IR एक्टिव इफ इट कॉजेज अ चेंज इन
polarizability or vibration is higher active if there is a change in dipole moment। तो दोनों में कहाँ कहाँ चेंज है, ये डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, ये पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मैंने इन दोनों के पॉइंट जितने मिले मैंने लिख लिए हैं। द मॉलिक्यूल नीड्स टू पजेस अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जबकि आईआर में परमानेंट डाइपोल मोमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखो द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द चेंज टू द वाइब्रेशन वाटर कैन नॉट, ओके, इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होनी ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा है, शायद क्या लिखा है, देखो क्या परमानेंट डाइपोल मोमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर आईआर एक्टिव, ओके, बट रामन के लिए चाहिए। वाटर कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, किस में, रामन के अंदर, पर आईआर के अंदर वाटर कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू इट्स इंटेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर। तो मैंने ये इसलिए निकाले कि अब की बार शायद इसका दिमाग ऐसा चले कि क्वेश्चन पूछने के लायक हमें रखे। सैंपल प्रिपरेशन इज नॉट नेसेसरी, इलोबरेट इट कैन बी इन एनी स्टेट, मतलब उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो, जबकि यहाँ सैंपल प्रिपरेशन इज इलोबरेट, गैसियस सैंपल कैन बी रेयरली बी यूज्ड, मतलब नहीं यूज़ करते हैं, बहुत रेयर, गिवन गिव्स एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल, मतलब आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी हाई, किसमें, रामन के, जबकि कंपेरेटिवली इसमें थोड़ा बहुत है, ओके। तो हमें क्या पूछा है, कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल वाइब्रेशन टू बी आईआर एक्टिव, तो मॉलिक्यूल मस्ट बी पजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मस्ट बी चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिख लेना भाई प्लीज़। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, अब आपने क्रिस्टल पढ़े होंगे, तो एक आपने BCC बॉडी सेंटर सेल एक पढ़ा होगा, एक आप लोगों ने सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग पढ़ा होगा, एक आपने FCC फेस सेंटर्ड सेल पढ़ा होगा। अब बॉडी सेंटर सेल मतलब क्या, अब देखो कोई भी क्रिस्टल हो, उस क्रिस्टल के अंदर आप जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम को आप क्रिस्टल मान लो, उसमें कॉर्नर कितने हैं, तो देखना उसके अंदर कॉर्नर आपको मिलेंगे 8, 1 2 3 4, नीचे 4 ऊपर 4, तो टोटल 8 कॉर्नर आपको मिलेंगे। अब जो एक कॉर्नर होता है ना बेटा, वो 8 क्रिस्टल लैटिस से जुड़ा हुआ होता है, मतलब एक 8 से जुड़ा है, मतलब एक कॉर्नर 8 पार्ट में डिवाइड होगा। तो मानो कि सब कॉर्नर पर एक एक एटम अवेलेबल है, सब कॉर्नर पर एक एक एटम अवेलेबल है, तो पर्टिकुलर इस पार्ट के लिए, इस क्यूबिक पार्ट के लिए हमें कितना एटम मिलेगा, तो एक जो कॉर्नर है वो 8 में डिवीज़न होता है, तो इसका मतलब ये 8 में डिवाइड होगा, तो एक पार्ट से हमें 1/8 ही जो एटम है उसका पार्ट मिलेगा, और टोटल इससे कितने हैं, 8, तो इसका मतलब हुआ कि सब कॉर्नर का मिला के पार्टिकल तो कितना होगा, एक ही होगा। अब BCC में कहाँ कहाँ पर पार्टिकल होते हैं, तो सब कॉर्नर पर, और आप सोच लो आपके जो रूम के कॉर्नर है सब कॉर्नर पर और रूम के सेंटर में, तो रूम के सेंटर में होगा जो ये सेंटर वाला, वो तो सिर्फ इसका ही होगा ना, तो कॉर्नर से मिलने वाला 1 और इसके अंदर पूरा है 1, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें क्या मिलेंगे, 2, BCC, इसका क्या मिलेगा 2। सपोज FCC का मतलब क्या हुआ, FCC का मतलब हुआ फेस सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल, तो कॉर्नर पर तो होगे ही होगे, कॉर्नर पर तो होगे ही होगे, तो कॉर्नर से हमें 1/8 × 8 मतलब 1 कॉर्नर पर से मिलेगा। अब फेस सेंटर्ड, फेस मतलब क्या, जो आपकी दीवार है ना वो फेस, आप जिस रूम में बैठे हो उसके सोच लो, उसके टोटल फेस कितने हैं, तो उसके टोटल 6 फेस होंगे, 6 दीवारें होगी। अब एक गोल दीवार जो होती है वो कितनी रूम के साथ डिवाइड कर सकती है, 2, एक इस वाले को और एक बाजू वाले को, और 6 फेस पर 6 गोले हैं, पर एक फेस से हमें कितना मिलेगा, आधा ही मिलेगा, क्योंकि आधा इस साइड है आधा उस साइड है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3, तो हम एक कॉर्नर से और 3 फेस पर से, तो यहाँ हमें टोटल कितने मिलेंगे पार्टिकल, 4, इसमें FCC। अगर आपको सिंपल क्यूबिक पूछा है, सिंपल क्यूबिक, तो वो सिर्फ कॉर्नर पर होगा,
तब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गए 1। मुझे इसका एक और लेक्चर लेना है, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ एटम पूछे थे, पर इसकी जगह पर इसकी बहुत सारी रेडियस वाले क्वेश्चंस अवेलेबल है, एग्जाम्पल अवेलेबल है। मैं कोई एक लेक्चर में ये ज़रूर डाल दूंगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिक, ये भी एक थियोरेटिकल है, इसे आपको याद रखना है, मैंने पूरा निकाल के रखा है। अब देखो, टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, डिफरेंट फिजिकल सिचुएशन एनकाउंटर इन नेचर आर डिस्क्राइब बाय 3 टाइप्स। जो फिजिकल है उसको, एक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन MB, एक है बोस आइंस्टाइन BE, और तीसरा है फर्मी डायरेक्ट FD। अब MB जो स्टेटिक्स है उसके अंदर आपको याद रखना है कि ये एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पर डिपेंडेंट है और इसे क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स भी कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बोस आइंस्टाइन वाला जो फर्स्ट है वो, और ये जो फर्मी डायरेक्ट है वो तीसरा वाला, इन दोनों को कलेक्टिवली क्वांटम स्टेटिस्टिक्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स मैंने निकाल के रखी है। पहली MB जो स्टेटिस्टिक्स है फर्स्ट वाली, वो डिस्टिंग्विजिबल एंड एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी लेवल। सेम एनर्जी लेवल वाले 2 पार्टिकल को हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इसे कहा जाता है बोल्ट्ज या तो मैक्सवेलॉन। फिर हमारे लिए जो इस क्वेश्चन में है BE आइंस्टाइन, ये पार्टिकल indistinguishable and any number of particles occupy a given energy number, कोई भी एनर्जी नंबर हो उससे। These statistics obey particles having, मतलब ये किस किस में फॉलो होगा, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल H2 है, ड्यूटेरियम D2 है, नाइट्रोजन N2 है, हीलियम जो है, फोटॉन्स हैं, इन सब में होगा और ये BE स्टेटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। तीसरा है FD पार्टिकल्स, इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन। आपको पता है हाफ इंटीग्रल स्पिन 1/2 वाला, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, हीलियम 3e है, तो वह हीलियम 4e है, इसीलिए मैंने ये थियरी निकाली है। आप इसको अच्छे से लर्न करके रखना, ओके। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ फॉलोइंग नॉट ओबे बोस आइंस्टाइन, प्रोटॉन। बाकी देख लो, BE के अंदर ये तीनों हैं, BE के अंदर ये तीनों हो गए। देखो ये BE है, N2 D2 H2 है, तो इसीलिए मैं पूरी निकाली है, कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे तो काम लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मी। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सोचो कि आपके पास इसके अंदर येलो कलर के पार्टिकल वाला, येलो पार्टिकल्स का एक कलर सॉल्यूशन है और इसके अंदर सपोज हम चारकोल डाल दें। चारकोल बहुत छोटा होता है, आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ कि सोचो कि चारकोल जो है, ये चारकोल हमने पार्टिकल किया। अब इस चारकोल पार्टिकल को जब हम ऐसे कलर वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तब होगा क्या कि ये जो इसकी सरफेस है, ये येलो पार्टिकल्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और अपनी सरफेस पर लाके इसे बिठा देगा। इसे कहा जाता है एडसॉर्प्शन। 2 वर्ड है, एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंस D और B का है। इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ, सपोज आप पेस्ट्री खा रहे हो, पेस्ट्री खाते खाते आपके मुंह पर लग जाए यहाँ पर, तो वो है एडसॉर्प्शन AD, और खाते खाते जो पेट के अंदर गई उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जब ये पार्टिकल येलो पार्टिकल को अपने पर खींचेगा तब कंपलसरी ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, तभी जाके पार्टिकल इस पे ऊपर बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू मेक अ बॉन्ड विथ समवन, आपको किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है, आपको अपना ईगो कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा। वैसे ही इस पार्टिकल को इसके ऊपर बिठाने के लिए अपनी कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। मतलब जो एडसॉर्प्शन है वो एडसॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। और इसके लिए अभी तक तो ये पूछा था, पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव होगी। क्या पता इस बार वर्ड बदल के रख दे ये लोग, हाँ।
चलो, द फॉलोइंग प्लॉट्स वॉज ऑब्टेन इन कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। ये बड़ा है, मुझे भी दूसरे वीडियो में डालना पड़ेगा। चलिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हमें क्या करना है कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करनी है। और हमें ये, अब आपको एक चीज़ सिखा दूँ कि जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी तब डेफिनेटली हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। पर यहाँ जो सॉल्ट है इसके अंदर आने वाला कैटायन और एनायन के नेचर वाइज हो सकता है कि ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर सकता है, एंड ड्यू टू दैट इसकी पीएच ऊपर नीचे होगी, मतलब बदलेगी। जनरली आपने ऐसा पढ़ा होगा कि भाई जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होने से न्यूट्रलाइजेशन होता है, pH 7 होती है। देखो, ऐसा नहीं है। अब ये एक ग्राफ दिया है, कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस, मतलब नीचे एसिड पड़ा है, ऊपर से आप बेस धीरे धीरे ऐड कर रहे हो, तो कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशंस आएगा। अब देखो, अगर आपके पास वीक एसिड एंड वीक बेस है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, CH3COOH प्लस NH4OH, डेफिनेटली इसके अंदर रिएक्शन क्या होगी, CH3COONH4 प्लस H2O। अब आपको ये पता है सब कुछ, मुझे बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि अगर ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या देगा, CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। अब ये एसिड है और वैसे भी आपको पता है ये वीक एसिड है, तो इससे बनने वाला स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस होगा, इसमें से जो मिलेगा वो। ओके, उसी तरह अगर NH4OH बेस है, बेस ही है, होगा क्या, बेस है, इसे आप वाटर में ऐड करो तो आपको NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये वीक बेस है, तो इसमें से मिलेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड हमें से मिलेगा। इससे होगा क्या, ये नहीं रहेगा, इसके पास से प्रोटॉन खींच के वापस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड है तो NH4 प्लस नहीं रहेगा, इसके पास से इसको जल्दी से प्रोटॉन डोनेट करके वापस इसमें चला जाने की ये ट्राई करेगा, मतलब ये अपना नेचर कुछ इस तरह दिखाने की ट्राई करेगा, वाटर को प्रोटॉन देने की ट्राई करेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का ग्राफ दिया है और कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और एक टाइम आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगी। चलो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि पहले नीचे बेस था, अब जैसे जैसे आप अंदर एसिड ऐड करते जा रहे हो तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होके ये न्यूट्रलाइज ऐसे आयन जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। पर जब तक आप इन दोनों को इक्विवेलेंट में डालोगे नहीं, तब तक इन दोनों के नंबर वेरिएशंस में होंगे, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर NH4 प्लस फ्री होगे। जैसे जैसे इसके अंदर CH3COO माइनस ऊपर से आता जाएगा, मतलब एसिटिक एसिड आता जाएगा, ये इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा और इसी तरह हम ये कहेंगे कि इनके बीच में रिएक्शन होती रहेगी। तब तक ये है कि इसके अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो जाएगा, इसके बाद नंबर ऑफ आयन में वेरिएशंस नहीं आएगा, मतलब अंदर हाइड्रोलिसिस के कोई चांसेस अंदर हाइड्रोलिसिस होता रहेगा, नंबर ऑफ आयंस न्यूट्रलाइज होते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, सपोज आपके पास है HCl और वीक बेस सपोज आप ले रहे हो NH4OH। अब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा NH4Cl प्लस H2O। अब इसमें दो आयन है, देखिए, एक है NH4 प्लस, एक है Cl माइनस। अब NH4 प्लस जो है वो वीक बेस में से आया है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें से Cl माइनस वीक कॉन्जुगेटेड बेस आया। अब वीक कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब क्या हुआ कि ये इतना आलसी होगा, जल्दी से रिएक्शन नहीं करना चाहेगा वाटर के साथ,
ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस में जाने की तैयारी में होगा, NH4+ एंड OH-। पर आप समझो इसको कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड है, तो वो क्या करेगा, वो इस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा NH4+ H2O, और इसमें से हमें क्या बनाएगा H3O+ NH3, ये सब बनाएगा। मतलब इसने अपना प्रोटॉन इसको दे दिया प्लस OH- प्लस, रुको वो बात बाद में बात करते हैं। तो अब आप सोचो कि अगर ये रिएक्शन हुई तो सॉल्यूशन के अंदर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी मतलब Cl- इसमें वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो वीक कॉन्जुगेटेड बेस है। तो इस एक टाइम ऐसा आएगा कि जो दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा और कंडक्टिविटी इसकी कांस्टेंट हो जाएगी। पर अब सिनारियो बदलेगा, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है। वीक एसिड, चलो वीक एसिड मतलब एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस सपोज NaOH लेते हैं, तो इनके बीच में रिएक्शन होने से CH3COONA प्लस H2O मिलेगा। अब इसके अंदर से हमें दो आयन्स है CH3COO माइनस Na प्लस। अब आप सोचो कि यहाँ पर कौन क्या है, तो ये वीक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वीक कॉन्जुगेटेड एसिड हुआ। अब मैंने क्या कहा था, रिएक्शन कौन करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो, तो वाटर के साथ किसकी रिएक्शन होगी, इसकी, और ये अभी यहाँ बेस है तो ये वाटर के पास से प्रोटॉन ले लेगा, CH3COOH प्लस OH- आयन रिलीज करेगा। मतलब बेसिक कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे अंदर क्या होगा, इंक्रीज, इसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और नीचे ऊपर से और हम बेस डाल रहे हैं और बेस अंदर ऑलरेडी बन रहा है, तो दोनों मिला के नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो गए, इसीलिए कंडक्टिविटी भी इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जैसे कि HCl प्लस NaOH, अब इसके बीच में रिएक्शन होके हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O। अब इसका क्या है कि इसमें से Na प्लस वीक कॉन्जुगेटेड एसिड, Cl माइनस वीक कॉन्जुगेटेड बेस, अब ये दोनों आलसी है, इतना नहीं चाहेंगे कि रिएक्शन करे, फिर भी इन दोनों की कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन में क्या जाएगा Cl-, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके अंदर OH- आयन प्रोड्यूस करता रहेगा, पर इतना ज़्यादा नहीं, इसीलिए कंडक्टिविटी इसकी थोड़ी बहुत क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये चारों के चारों ग्राफ आप ड्रॉ कर लेना, पूछा एक है, क्या पता किसी एक का आ जाए, अभी तक तो ये आया है। ओके चलो, तो फॉलोइंग ग्राफ, चलो ऐसा ग्राफ हम कहेंगे कि किसका है, आप ही बताओ। मैंने आपको चारों के चारों ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिए हैं, ये रहा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। क्या पूछा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। ओके, क्योंकि ऊपर से बेस आप ऐड कर रहे हो, जनरली ब्यूरेट में बेस ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो तो उसमें ब्यूरेट में वही ऐड करते हैं। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीसेप्टिक, ऐसा तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स में एक थियोरेटिकल भी डाला था अलग अलग हेलोजन कंपाउंड्स के, ये उसमें से आपको मिलता जुलता हुआ शायद मिल जाए। अब देखो आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म मतलब क्या है, CH3, ये जो है ना एंटीसेप्टिक है, मतलब जब घाव लगे तब उसके ऊपर लगाने के लिए जो देते हैं ना डॉक्टर, वो एंटीसेप्टिक है। पर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसकी इसमें से रिलीज़ होता है आयोडीन, जो लोगों को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती थी, तो कहीं कभी कभी कहते हैं ना इस ट्यूब में अच्छा नहीं लगता, इस दवाई में बहुत बास मारती है, ऐसा ही कुछ होता है, तो इसमें आयोडीन रिलीज़ होता रहता है, तो उन लोगों ने फिर इसको रिप्लेस किया था, ये एक एंटीसेप्टिक है। डेटॉल, अब डेटॉल तो आप कोरोना चला गया तो आपको पता ही होगा, आपने घिस लिया इसको। फिर जेंटियन वायलेट, पता हो तो मछलियों, अगर किसी के घर में वो हो ना एक्वेरियम, मैंने बहुत रखा तो मुझे पता है कि एक ब्लू कलर की दवाई आती है जो इसके लिए काम आती है। कोरोना में कई इंसानों ने भी वो ली,
वो हालांकि डॉक्टर को पूछे बगैर नहीं लेनी चाहिए, ली थी मिथिलिन ब्लू वाली। गैमेक्सिन, मैंने ये स्ट्रक्चर लेने के रीज़न ये है कि शायद आपको पता हो ना हो, ये गैमेक्सिन है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो। और ये जो है ना, ये बेटा एंटीसेप्टिक नहीं है, ये वो जो कीटाणु मारने की दवाई आती है ना, क्या कहेंगे इसे, कि एंटीसेप्टिक तो वो नहीं, इंसेक्टिसाइड्स। ये क्या है, इंसेक्टिसाइड्स। ये रिएक्ट एज ए इंसेक्टिसाइड्स की तरह रिएक्ट कर रहा है। मेरा वीडियो के पूरा जो स्टूडियो था ना, उसमें दिक्कत आई भाई, इसीलिए इतना लेट हो गया, नहीं तो कब के बना के डाल देता। अब ये ट्राई के लिए ही वीडियो मैंने शुरू किया था। अभी तक तो ठीक चल रहा है, माता जी करे ठीक चले तो मुझे जो देना है वो अच्छे से दे सकूँ। चलिए मिलते हैं।